हम लोग ज्यामिति चैप्टर में पीछे की क्लास में जो कुछ बेसिक कंसेप्ट था वो हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट में जैसे कि हम लोग पीछे की क्लास में सबसे पहले ज्यामिति की परिभाषा और ज्यामिति के जनक प्रमेय, उपप्रमेय, अभिगृहित की जो परिभाषा है, कुछ जो शाब्दिक सब अर्थ था उसको हम लोग जाने कि शब्द में प्रमेय लग जाता है, उपप्रमेय लग जाता है, अभिगृहित लग जाता है। इन सब शब्दों की परिभाषा को हम लोग पीछे की क्लास में ज्यामिति की कड़ी में हम लोग पीछे की क्लास में पढ़े थे। ज्यामिति आप लोग को पहले से बता रहे हैं कि ज्यामिति बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ज्यामिति बहुत ही कम बच्चे समझते हैं और मतलब समझने की इसमें इच्छा जो है विद्यार्थी के नहीं रहता है। विद्यार्थी समझने की इच्छा तो रखता नहीं और ज्यामिति भारी होने के कारण समझता भी नहीं है। उसका बहुत सारा कारण है। सबसे पहले याद न करना, दूसरी बात समझना नहीं, ठीक है ना, और तीसरी बात समझाने वक्त ध्यान नहीं देना। इन सभी कारणों से ज्यामिति समझ में नहीं आता है। बाकी चैप्टर जो आप पढ़े हैं उन चैप्टर से यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है और कभी भी आपको ज्यामिति अगर सीखना और समझने की बात आता है तो इससे आप पीछे हटते हैं। कारण यही है कि इसमें समझदारी बहुत कम निभाते हैं। जब आपके ऊपर समझदारी आएगी कि हम ज्यामिति को कैसे किसी को पढ़ा पाएंगे, तब वहाँ पर इसकी कमी आप में दिखेगा। तो ज्यामिति मान के चलिए आप पढ़ लिख करके आगे दिन कुछ पढ़ाने के लिए आप सोचिएगा कि मान के चलो कि हम गणित पढ़ाएंगे, तो गणित तभी पढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं ना इलाके में बहुत नए नए कोचिंग खोलते हैं, मास्टर होते हैं, हाँ, ज्यामिति नहीं पढ़ाते हैं या कहते हैं अंतिम में 9th क्लास की ज्यामिति, 10th क्लास की ज्यामिति से आपको बताए कि काफ़ी भारी होता है। तो ज्यामिति को समझने का प्रयत्न करो, प्रयास करो, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए ज्यामिति को समझने का प्रयास हर संभव आपको करना और याद करने का, हमेशा एक एक पॉइंट को याद करने का आप काम करेंगे। तो हम लोग ज्यामिति की क्लास में पीछे जो पढ़े थे वह एक बेसिक कंसेप्ट था और आज की क्लास में जो हम लोग ज्यामिति पढ़ेंगे, ठीक है ना, वह सवाल को लेकर के कुछ बात इसमें होगा कि सवाल कैसे ज्यामिति में होते हैं और उसको किस ढंग से बनाते हैं। क्लास 10वीं की ज्यामिति जो है वह इन सभी अवधारणाओं से, कॉन्सेप्ट से मतलब बना है। जैसे आप पीछे की क्लास में त्रिभुज की सर्वांग समता को पढ़ने के लिए था, पीछे क्लास 9th में त्रिभुज की सर्वांग समता पढ़ने के लिए था, जो हम आज की क्लास में उसी का चर्चा किए। ऐसा नहीं कि जो क्लास 9th में है वो 10th में नहीं है। क्लास 9th में जो चीज़ आप पढ़े हैं उन्हीं चीज़ का विश्लेषण आपको क्लास 10th में है ज्यामिति में, और कुछ नई बात पढ़ने के लिए है। तो उन बातों को समझने का आप प्रयास करें। आपका जैसे हम अगर क्लास 10th की ज्यामिति की अगर बात करें तो आपकी क्लास में ज्यामिति चैप्टर 6 से स्टार्ट होता है। तो एक्सरसाइज पहला 6.1 होता है, 6.2 होता है, 6.3, 6.4 और 6.5। ये कुल 5 चैप्टर ज्यामिति का है। हाँ, यानी कुल 4 एक्सरसाइज से आपका त्रिभुज का ज्यामिति बना है। 5 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5। ये 5 एक्सरसाइज जो है वो त्रिभुज की ज्यामिति है। और त्रिभुज की ज्यामिति में क्लास 9th का कॉन्सेप्ट और क्लास 10th का कॉन्सेप्ट दोनों का मिश्रण है। जब तक क्लास 9th की आपको कॉन्सेप्ट
परिपूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक आप क्लास 10th की जो ज्यामिति को आप सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो अधूरा हो जाएगा या अधूरा रहेगा। इसी अधूरा को पूरा करने के लिए आज की क्लास में हम लोग कुछ 9th की बात को यहाँ लिखे हैं और आपको आगे क्लास 10th की भी बात होगी जो इसी की मिलता जुलता आपको शब्द कथन आपको दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा हेडलाइन है सर्वांगसम आकृति। ठीक है, सर्वांगसम आकृति से पहले हमको यह समझना है कि सर्वांगसम कहते किसको हैं। दो चीज आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा इस चैप्टर के लिए, पहला सर्वांगसम और दूसरा समरूप। तो सर्वांगसम की जो बात था वो क्लास 9th में था और 9th की जो है सर्वांगसम की बात उसका कंसेप्ट 10th में है। अब क्लास 10th में त्रिभुज की समरूपता है। तो दो शब्द यहाँ पर आपको समझना है, पहला शब्द सर्वांगसम वाला और दूसरा शब्द समरूप वाला। तो हम सबसे पहले सर्वांगसम का आपको एक अर्थ बताते हैं कि सर्वांगसम का क्या अर्थ होता है। सर्वांगसम का अर्थ होता है कि जब एक आकृति दूसरे आकृति को पूर्णतः ढक लेता है, जब एक आकृति दूसरे आकृति को पूर्णतः ढक लेता है तो उसे सर्वांगसम आकृति कहते हैं, या वह दोनों आकृति सर्वांगसम होती है। सर्वांगसम का मतलब यह हुआ कि जब दो ज्यामितीय आकृति का आकार और आमाप समान हो, और समरूप का अर्थ हुआ कि जब दो ज्यामितीय आकृति का आकार, दो ज्यामिति की आकार समान हो लेकिन आमाप समान हो या न हो तो दोनों आकृति समरूप होती है। सर्वांगसम का अगर आप यूजली अर्थ देखिएगा तो यह होता है सर्व जोर अंग जोर सम। सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब भुजा, असम का मतलब बराबर। तो जब दो ज्यामितीय आकृति का सभी भुजा समान होती है, यानी कि जब दो ज्यामितीय आकृति एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेता है तो उसे सर्वांगसम आकृति कहते हैं। जब दो ज्यामितीय आकृति एक जैसा होता है, उसको ढके या न ढके लेकिन एक जैसा दिखता हो, तो वह समरूप होता है। जब एक आकृति दूसरे आकृति को पूरा पूरा ढक लेता है तो वह सर्वांगसम हो जाता है। तो दो बात यहां समझना था, सर्वांगसम और समरूप। सर्वांगसम का मतलब हुआ कि दो ज्यामितीय आकृति एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेगा। समरूप का अर्थ हुआ कि दो ज्यामितीय आकृति एक जैसा होगा। तो इस यहाँ पर ढक भी सकता है, नहीं भी ढक सकता है, दो बात है। सर्वांगसम में जरूरी है कि दो आकृति एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेगा। तो सर्वांगसम और समरूप, ये दो बात को आप समझ गए। अब हम लोग यहाँ पर इसकी परिभाषा को जानते हैं सर्वांगसम आकृति की। तो सर्वांगसम आकृति में हम वही बात को मिला जुला कर परिभाषा लिखे हैं कि जब दो ज्यामितीय आकृतियों के आकार और आमाप, आमाप का मतलब साइज, आकार का मतलब शेप, जब दो ज्यामितीय आकृति के आकार और आमाप समान होता है तो उसे सर्वांगसम आकृति कहते हैं। जैसे आप यहां पर देखिए दो रेखाखंड लिया गया है, एक रेखाखंड AB 3 cm है और एक रेखाखंड PQ 3 cm है। तो यहां देखने से यह आपको पता चलता है कि इसका आकार और इसका आकार एक जैसा है और इसका माप भी समान है। 3 cm का यह भी है और 3 cm का यह भी है, तो इसलिए ये दोनों का आकार और आमाप समान है, तो इसलिए ये दोनों आकृति सर्वांगसम है। अर्थात यह AB सर्वांगसम PQ है। ठीक है, तो एक उदाहरण यह हो गया सर्वांगसम आकृति का। अब इसी का दूसरा उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है कि ये इसमें दो त्रिभुज है।
ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुज का आकार एक जैसा है, यानी कि दोनों त्रिभुज ही है, ठीक है। और क्या है, अमाप, अमाप का मतलब उसका साइज, जैसे यहां पर AB 3 cm है तो यह PQ 3 cm है, यहां पर AC 4 cm है तो यहां PR 4 cm है, यहां पर कोण 30 डिग्री है तो यहां पर कोण 30 डिग्री है। तो इसका मतलब हुआ इस दोनों का अमाप, ठीक है, जिसका अंग्रेजी क्या होता है, साइज। दोनों क्या है, समान है, आकार एक जैसा है, अमाप भी एक जैसा है, समान है यानी बराबर है, इसलिए ये दोनों आकृति सर्वांगसम है। अर्थात यह ABC त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज PQR का, ठीक है ना। तो यह दोनों आकृति आपका सर्वांगसम आकृति हो गया, ठीक। तो यहां दो उदाहरण आपका हो गया, तीसरा उदाहरण यहां देख सकते हैं। यह भी एक आयत है, यह भी एक आयत है, दो आयत बनाया गया है, ठीक है ना। दोनों आयत में, दोनों आयत का आकार समान है, अमाप भी समान है, यानी इसका साइज भी समान है, इसलिए यह दोनों आकृति सर्वांगसम आकृति है। तो ये दोनों आकृति भी सर्वांगसम है। आप इससे यहां पता लगा पाए कि आपको मालूम हो गया कि रेखाखंड भी सर्वांगसम होता है, दो त्रिभुज भी सर्वांगसम होता है और दो आयत भी सर्वांगसम होता है। तो कोई भी दो ज्यामितीय आकृति सर्वांगसम हो सकता है यदि उनका आकार और अमाप समान हो। हाँ, दो ज्यामितीय आकृति सर्वांगसम तभी हो सकता है जब उसका आकार और अमाप क्या हो, समान हो, तो दोनों आकृति सर्वांगसम होगा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जो क्लास 9th में पढ़े हैं, त्रिभुज की समरूप करने की जो कसौटी होती है, प्रतिबंध होता है, नियम होता है, उन चीजों को यहाँ पर हम जिक्र किए, यहाँ पर नोट किए, और इसको याद रखना बहुत जरूरी है ज्यामिति के दृष्टिकोण में, ठीक है ना। तो त्रिभुज की सर्वांगसमता की कसौटी में आपको यहां पर 5 कसौटी लिखा गया है, ठीक है ना। जो क्लास 9th की सवाल को बनाने के क्रम में इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके सवाल को बनाते हैं। और यहाँ पर 9th क्लास में इन सभी चीजों को जो सिद्ध करने वाली बात है तो उसको सिद्ध भी किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ऐसे है सर्वांगसमता अभिगृहित, यह क्या है, एक प्रकार का अभिगृहित है। तो इससे यहाँ पर यह पता चलता है कि इसको सिद्ध नहीं किया जाएगा, यह एक सर्वमान्य कथन है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट को हम याद रखेंगे कि ऐसे है सर्वांगसमता अभिगृहित का क्या कथन है, हाँ, क्या इसका मुख्य तथ्य है, इसको याद रखना। तो सबसे पहले ये जो SAS लिखा गया है, इसका आपको पूरा अर्थ आपको पता होगा कि S का मतलब यहाँ साइड होता है, A का मतलब एंगल होता है, फिर S का मतलब साइड होता है। यहाँ ASA मतलब हुआ एंगल, साइड, एंगल। फिर यहाँ AAS का मतलब हुआ एंगल, एंगल, साइड। फिर यहाँ पर हुआ SSS साइड, साइड, साइड। फिर यहाँ पर लिखा गया है RHS, तो RHS का यहाँ पर हुआ राइट, हाइपोटेनिस और साइड, राइट, हाइपोटेनिस, साइड। दरअसल विद्यार्थी RHS का मतलब हो जाता है, समझ जाता है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ राइट हैंड साइड, इसका अर्थ यहाँ नहीं है, यहाँ पर राइट हाइपोटेनिज साइड। अब इसका हिंदी में बता दे रहे हैं। राइट का मतलब समकोण होता है, हाइपोटेनिज का मतलब कर्ण होता है और साइड का मतलब भुजा होता है। तो यहाँ भी साइड, साइड, साइड है तो भुजा, भुजा, भुजा हो जाएगा। यहाँ A है तो एंगल, 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 साइड होता है तो कोण, कोण, भुजा हो जाएगा। यहाँ एंगल, साइड, एंगल होता है तो क्या होगा, कोण, भुजा, कोण। यहाँ पर साइड, एंगल, साइड है तो भुजा, कोण, भुजा। तो ये इसका कुछ पूरा नाम था। चलिए, इसको समझने के बाद हम लोग यहाँ पर इसकी कथन को लिखे, ऐसे है सर्वांगसमता अभिगृहित। तो ऐसे है सर्वांगसमता अभिगृहित को हमें याद रखना है, हाँ, कि किसी दो त्रिभुज में, हाँ, किसी दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज का दो कोण और उसके पहले त्रिभुज का दो भुजा और उसके बीच का कोण। जैसे ये दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये ABC है और यह एक त्रिभुज PQR है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में आप देखिए कि AB
और BC, AB और BC, और इसमें PQ और QR क्या है? इन दोनों त्रिभुज में क्या है? दो भुजा और उसके बीच का कोण, दो भुजा और उसके बीच का कोण एक जैसा है, समान है। मतलब इसका मतलब जो आमाप है ना वो समान है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा। उसके लिए शर्त आएगा SAS सर्वांग समता अभिगृहित। तो आपको यह याद रखना है कि SAS सर्वांग समता अभिगृहित में कि कोई दो त्रिभुज SAS सर्वांग समता अभिगृहित से तभी सर्वांग सम हो सकता है यदि पहले त्रिभुज का दो भुजा और उनके बीच का कोण और दूसरे त्रिभुज का दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर हो जाए। ठीक है ना? पहले त्रिभुज का दो कोण और पहले त्रिभुज का दो भुजा और उनके बीच का कोण और दूसरे त्रिभुज का दो भुजा और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज SAS से क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। ठीक है ना? यदि दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज के दो भुजा तथा उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा तथा उनके बीच का कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगी। तो उनके लिए शर्त है यही SAS सर्वांग समता अभिगृहित। ठीक है? तो ये इसका उदाहरण हो गया, SAS का यह उदाहरण हो गया। ठीक है? अब हम लोग दूसरा नंबर में क्या लिखे हैं? तो ASA मतलब एंगल साइड एंगल मतलब कोण भुजा कोण। तो इसमें क्या याद रखना? दो त्रिभुज सर्वांग सम हो सकता है यदि पहले त्रिभुज का दो कोण और उनके अंतरित भुजा यानी उसके बीच का भुजा यानी जिस भुजा पर वह दो कोण हो वह भुजा भी। ठीक है ना? पहले त्रिभुज का क्या? तो दो कोण और जिस पर वो भुजा मतलब जिस कोण वह कोण जिस भुजा पर होता है वह भुजा भी। ठीक है ना? दूसरे त्रिभुज का दो कोण और वह भुजा भी मतलब जिस भुजा पर दो कोण बना है। ठीक है ना? अगर बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज ASA सर्वांग समता प्रमेय से सर्वांग सम होगी। तो यह बात को आप ध्यान रखना है कि ASA सर्वांग समता प्रमेय क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कह सकते हैं जब पहले त्रिभुज का दो कोण और वह कोण जिस भुजा पर स्थित है वह भुजा भी मतलब अंतरित भुजा यानी उसके बीच का भुजा। ठीक है ना? पहले त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का ठीक उसी प्रकार से यानी तदन रूपी यानी संगत रूप से समान होती है तो वह दोनों त्रिभुज ASA सर्वांग समता प्रमेय से सर्वांग सम हो जाएगी। जैसे यहां पर देखिए यह ABC त्रिभुज है और यह त्रिभुज DEF है। ठीक है? इस दोनों त्रिभुज में आप गौर से देखिए कि इसमें दो कोण, एक कोण ये और एक कोण ये। ठीक है ना? कोण A 50 डिग्री और कोण B 70 डिग्री और यह कोण जिस भुजा पर है AB भुजा। ठीक है ना? तो यह भुजा और दूसरे त्रिभुज में ऐसा ही होना चाहिए जैसे यहां पर कोण D 50 डिग्री और कोण E कितना 70 डिग्री और इनके क्या भुजा जिस पर यह कोण बना है उसका क्या भुजा। ठीक है ना? वो भी अगर बराबर हो दोनों त्रिभुज में एक समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? ASA सर्वांग समता प्रमेय से क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। चलिए तो उसके बाद हम लोग AAS सर्वांग समता उपप्रमेय है जस्ट इसी का आपका यह है तो इसको समझिए। इसमें जो मतलब भुजा की बात कर रहे थे कि जिस पर कोण बना जिस भुजा पर कोण हो वह भुजा भी बराबर होना चाहिए। इसमें बस वही चीज को छोड़ देना है। ठीक है ना? उसी बात को आपको नोट नहीं करना है। यहां पर यह लिखा गया है यदि दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज के दो कोण
और एक भुजा, और भुजा कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, मतलब वह जरूरी नहीं है कि जिस को मतलब जो कोण बना है उस भुजा पर वही भुजा हो, यह जरूरी नहीं है। वह किसके लिए जरूरी है? तो ASA के लिए। हाँ, अगर वो ऐसा हो जाएगा तो ASA से वो सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या याद रखना है कि इसमें दो त्रिभुज होगा और दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाएगा, और उसके क्या होगा, कोई दो भुजा मतलब दोनों त्रिभुज का एक भुजा और दूसरे त्रिभुज का एक भुजा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो वह दोनों त्रिभुज ASA से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अब यहां देखिए, ये त्रिभुज ABC है और यह त्रिभुज PQR है, ठीक है। इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में कोण B 80 डिग्री है और कोण C 50 डिग्री है, और इस त्रिभुज में कोण Q 80 डिग्री है और यह क्या है, 50 डिग्री है। तो यह भुजा को यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाएगा, कोई दूसरा भुजा बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज ASA सर्वांगसमता उपप्रमेय से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद SSS सर्वांगसमता प्रमेय लिखे। SSS सर्वांगसमता प्रमेय का मतलब आप जानबे करते हैं क्या होता है, साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा भुजा। मतलब क्या, यहाँ पर इसको ऐसे याद रखना है कि कोई दो त्रिभुज है, हाँ, कोई दो त्रिभुज है, उसमें पहले त्रिभुज का तीन भुजा और दूसरे त्रिभुज का तीन भुजा अगर बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा कब, पहले त्रिभुज का तीन भुजा और दूसरे त्रिभुज का तीन भुजा अगर संगत रूप से क्या हो, बराबर हो, तो वह दोनों त्रिभुज SSS सर्वांगसमता प्रमेय से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसमें यह बात याद रखना है। तो इसके लिए आपका उदाहरण यहाँ पर है, हाँ, कि AB जो है वो DE के बराबर है, ठीक है ना, और AC जो है वो DF के बराबर है, और यहाँ BC जो है वो EF के बराबर है। यहाँ पर लकीर से समझाया गया है, ठीक है ना। यह एक लकीर वाला एक लकीर के बराबर होगा, यह दो लकीर वाला दो लकीर के बराबर होगा, यह तीन लकीर वाला तीन लकीर के बराबर होगा। यानी भुजाओं को हम लोग लकीर से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यह देख रहे हैं कि पहले त्रिभुज का तीन भुजा और दूसरे त्रिभुज का तीन भुजा आपस में क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। इसलिए यह दोनों त्रिभुज क्या है, SSS सर्वांगसमता प्रमेय से क्या है, सर्वांगसम है। तो ये आपका 4 गो अभी हम तथ्य लिखे हैं, ठीक है ना। वह तथ्य क्या है, त्रिभुज की सर्वांगसमता कसौटी के लिए है। अब देखिए क्या है ना, ये अगर 4 बात आपको याद रहा, उसके बाद एक और इसमें है क्या, RHS सर्वांगसमता प्रमेय। अगर यह पांचों तथ्य आपको दिमाग में घूमता रहता है, अगर यह आपको याद हो जाता है, तो आपको त्रिभुज की सर्वांगसम करने में कोई परेशानी नहीं होगा। आप त्रिभुज की सर्वांगसम करने को सीख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इन 4 गो बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। जब यह बात याद रखेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे समरूप को। तो समरूप में भी इसी बात को पढ़ते हैं, लेकिन इसमें से कुछ छट जाता है। जैसे आपको यह रहेगा, यहां पर आ जाएगा क्या, SSS सर्वांगसमता अभी मतलब यहाँ पर अभिगृहित है, तो यहाँ प्रमेय आ जाएगा, समरूपता प्रमेय आ जाएगा। यह नाम हट करके समरूपता आ जाएगा, SSS समरूपता प्रमेय आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद AAA समरूपता प्रमेय, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ठीक है ना, ये रहेगा, ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान में रखना है। और उसके बाद ये भी हट जाएगा, ये भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इस मतलब आगे जो हम लोग समरूपता की कसौटी पढ़ेंगे उसमें से कुछ इसका रहेगा, कुछ हट जाएगा। बस इसका जो फीचर्स है वह फीचर से वह अलग हो जाएगा। जो इसमें गुण पढ़ रहे हैं ना, वह यह गुण से वह गुण अलग हो जाएगा, ठीक है ना। बस उसमें थोड़ा सा आपको समझने का जो है ना कैपेसिटी होना चाहिए, तो वो आपको समझ में आ जाएगा जब आपको क्या पढ़ाएंगे, समरूपता पढ़ाएंगे। तो समरूपता का मतलब क्या जानेंगे कि एक जैसा आकार हो, क्या हो, एक जैसा आकार हो, ठीक है ना। आकार बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे आप कह देंगे कोई दो समबाहु त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। कोई दो समबाहु त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। जैसे कोई दो वृत्त समरूप होगा, तो कोई दो वृत्त मतलब एक जैसा वृत्त होगा, बड़ा छोटा हो सकता है,
ठीक है ना। कोई बड़ा त्रिभुज और कोई छोटा त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। लेकिन इसमें नहीं, हाँ, सर्वांगसम में नहीं। सर्वांगसम में एक जैसा आकृति होना चाहिए, जैसा ये आकृति है वैसा ये आकृति होना चाहिए, जैसा ये आकृति है वैसा ये आकृति होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सर्वांगसम में एक समान आकृति होना चाहिए, कहीं पर बड़ा छोटा आकृति नहीं होना चाहिए। और समरूप में बड़ा छोटा आकृति हो सकता है, ठीक है ना। तो याद रखना इस बात को, ठीक है। तो इतना बात को याद रखने के बाद आगे इसमें बहुत सारा और भी कंसेप्ट बताया जाएगा, ठीक है। तो इतना बात को आप याद कर लेंगे।